दोस्तों, दुनिया का हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी पैदा की हुई संतानें जब वो बुजुर्ग हों, जब वो वृद्धावस्था में आए, तो उनके बुढ़ापे का, उनके वृद्धावस्था का सहारा बने। शायद इसीलिए दुनिया का हर माँ बाप अपने संतानों को एक अच्छी परवरिश देना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं और आने वाले भविष्य में एक अच्छे सफलतम रास्ते पर प्रशस्त हों। शायद यही सब सोचकर बाबूलाल अपने बेटे राम किशुन को भी पाल रहा था, लेकिन उसके इकलौते बेटे राम किशुन ने अपनी जवानी में कुछ ऐसा कर दिया। जब उसकी सच्ची कहानी पूरे समाज के लोगों के सामने आई, तो जिन लोगों ने भी पूरी सच्ची कहानी को सुना, उन लोगों के मुंह से बस सिर्फ एक बात निकली, भगवान इससे बढ़िया तुम संतान मत देना, पर ऐसी कलयुगी संतान किसी माँ बाप को मत देना। आखिर राम किशुन ने अपने पिता बाबूलाल के साथ क्या किया था, आखिर क्या है पूरी सच्ची कहानी। पूरी सच्ची कहानी बस मैं चंद मिनट के अंदर आपको सुनाऊंगा। चंद मिनट तक आप कहानी के आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यार, आशीर्वाद और कमेंट हमें हमारी कहानी पर प्राप्त होता है, उनका नाम हम वीडियो के आखिरी में लेते हैं। तो आप कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। आपसे एक गुजारिश और रहेगी, आप पूरी कहानी सुनकर अगर यहाँ तक आए हैं तो पूरी कहानी सुनकर ही जाइएगा। फिलहाल बिना देरी किए, बिना आपका समय गंवाए, आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी ही नहीं बल्कि समाज में युवा जो नशे की तरफ ज्यादा जिनका रुझान हो रहा है, वो लास्ट में उनके लिए कुछ नहीं बचता है बर्बादी के अलावा। उनका परिवार बर्बाद होता है और वो पूरी तरीके से तबाह होते हैं। उनका सब कुछ देखते देखते उनका हंसता खेलता खाता परिवार जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज भी कुछ कहानी में ऐसा ही है, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सामाजिक कहानी है। ये कहानी समाज का एक तरीके से कहा जाए तो आईना है, जो समाज की वर्तमान स्थितियों को प्रतिबिंब दिखाती है। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर एक तहसील आती है मोहनलालगंज। मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, जिस गांव का नाम है कोराना गांव। बात है जून 2019 की। जून 2019 के पहले की अगर हम बात करें, तो जो बाबूलाल होता है, बाबूलाल के टोटल 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियों के बाद उसे पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, यानी कि उसके बेटे नहीं पैदा हुए थे। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा हैरान परेशान रहती है। समाज वाले उसे बार बार टोकने लगते हैं कि लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी पत्नी वो जब भी टाइम मिलता, तो बगल के, लोकल के, उस जिले के अगल बगल के जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे थे, हर जगह वो अपना मत्था नवाते और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते कि हे भगवान, एक पुत्र रत्न दे देना, यानी कि मुझे एक बेटा पैदा कर देना। लेकिन तो शायद उन्होंने कभी सपने में भी ये चीज नहीं सोची रही होगी, जो पुत्र की लालसा लिए वो भगवान के दर की बार बार ठोकरें खा रहे हैं, वही पुत्र जब पैदा होगा तो पूरे कुल का, पूरे खानदान का ही विनाश कर देगा। फिलहाल उनकी मन्नत भगवान सुन लेते हैं, और कुछ दिन बाद बाबूलाल को एक पुत्र पैदा होता है। नाम रखा जाता है राम किशुन। राम किशुन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और इधर उसके पिता बाबूलाल की उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी। उसकी माता जी भी अब बुजुर्ग हो चुकी थी। कब पंख लगाकर उड़ गया, पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल बाबूलाल का जो परिवार था वो एक गरीब परिवार था। बाबूलाल मेहनत मजदूरी, लेबर्टी करके, घरों में इधर उधर काम करके अपना खर्चा चलाता था। जैसे तैसे वो अपने बेटे राम किशुन को बगल में ही एक प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता है। लगातार राम किशुन पढ़ने जाने लगा था, और धीरे धीरे वो कक्षा 8 में पहुंच जाता है, यानी कि 8 साल बाद। 8 साल बाद जब वो कक्षा 8 की पढ़ाई करता है, तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं गांव में ही रहकर कुछ इधर उधर का लेबर्टी का काम करूंगा। उसके पिता बाबूलाल राम किशुन उर्फ कालिया को बहुत समझाते हैं कि बेटा देखो, काम तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, तुम पढ़ाई करो। लेकिन उस गांव का जो माहौल था और जो राम किशुन के साथी थे, वो लगातार छोटी उम्र में नशे के शिकार हो गए थे, और राम किशुन लगातार उनके साथ बैठने लगा था, जिससे उसकी भी आदत बहुत खराब हो चुकी थी।
अब राम किशुन की आदत ये हो चुकी थी, वह नाबालिग होते हुए भी धड़ल्ले से शराब, गांजा, अफीम, चरस सबका सेवन करने लगा था। उसके पिता बाबूलाल को बहुत अखरती थी। कई बार तो ऐसा होता था जब पास पड़ोसी वाले लोग आकर बताते थे कि आज आपके बेटे राम किशुन ने बहुत ज्यादा शराब पी है और फला जगह वो रोड पे गिरा है। अब पिता बाबूलाल बुजुर्ग हो चुका था, वो जैसे तैसे लाद कर लेकर आता। अब पिता बाबूलाल को गांव वालों ने, कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर आप अपने बेटे को सुधारना चाहते हो तो आप अपने बेटे की शादी कर दो। शादी करने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा, और जब जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर आ जाएगा तो वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। अब धीरे धीरे लड़की देखने का और उसकी शादी तय करने का सिलसिला चलता है, और कुछ दिन बाद ही उसकी खोज पूरी हो जाती है। एक लड़की जिसका नाम रेखा था, उसी गांव से करीब 10-12 किलोमीटर दूर की लड़की रेखा के साथ राम किशुन की धूमधाम से शादी होती है। और फिर धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाते हैं। राम किशुन के एक बेटा हो चुका था जिसका नाम रामकरण होता है। रामकरण को पाकर अब उसके बाबा यानी राम किशुन के पिता बाबूलाल फूले नहीं समाये। जिधर से भी बाबा आते उधर से नाती अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब वो चलने लगा था, दौड़ने लगा था, वो अपने बाबा को गले से लगा लेता और बाबा भी उसे पाकर फूले नहीं समाते। फिलहाल धीरे धीरे समय गुजरता गया और इधर राम किशुन की आदत अब नशे में डूबने की कुछ दिन तो छूटी रही शादी के बाद, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसके पास एक बच्चा, एक संतान हो चुकी है, एक बेटा हो चुका है रामकरण, फिर से एक बार अपने गांव के लोगों के साथ बैठने लगता है और फिर से उसी अपने पुराने ढर्रे पर, नशा वाले ढर्रे पर आ जाता है। अब वो लोगों से ये कहने लगा था कि मुझे अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, मैंने एक बेटा पैदा कर दिया है, अब मेरा खानदान आगे बढ़ ही गया है। चाहे मैं आज चला जाऊं, चाहे कल चला जाऊं, चाहे आज मेरी मृत्यु हो जाए और चाहे मेरी कल मृत्यु हो जाए। दोस्तों, ये बातें राम किशुन की ही नहीं है, ये बातें हर उस नशेड़ी की हैं जिसके पास एक बेटा है, एक बीवी है। वो शायद नशा करने के बाद अपने परिवार के लिए ही कहता है कि मैंने बेटा पैदा कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये बातें राम किशुन भी अब गांव के लोगों से कहने लगा था। अब उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो गांव में रात में 12-12 बजे शराब पीकर आता और गांव के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू करता, जिससे गांव के लोग उससे बहुत जलने लगे थे। एक दिन जब वो अपनी पत्नी के पास रात में करीब 1 बजे दारू पीकर पहुंचता है, शराब पीकर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी रेखा उसे कहती है कि देखो, अब बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा समझदार हो गया है, अब तुम ये सब छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र ये सब नहीं रही, अब तुम ये जो कर रहे हो ये सामाजिक दृष्टि से और हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है और बहुत ही आगे आने वाले समय में हम लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। राम किशुन उसकी बातों को मान जाता है। रात में वो सो जाता है और सोने के बाद जब सुबह नशा उतरती है, तब रेखा एक बार फिर से अपने पति राम किशुन को समझाती है कि देखो, मैंने रात में तुम्हें क्या क्या कहा था, अब तुम सुधर जाना, अब तुम ऐसी गलती मत करना। लेकिन मरता क्या ना करता, कहते हैं ना कि अगर एक बार नशे की लत लग गई तो मरते दम तक जल्दी से छूट नहीं सकती है। फिर पत्नी रेखा ने जब उसे बहुत ज्यादा समझाया तो 2-4 दिन के लिए शराब पीना, गांजा पीना सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो फिर उसकी गिरफ्त में आ जाता है और फिर एक दिन वह गांव के लोगों को रात्रि में 10 बजे गाली देता हुआ आता है और जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अपने पत्नी को भी गाली देना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी नेता हो गई हो, तुम बहुत बड़ी होशियार बन गई हो, तुम अब मुझे सीख दोगी, तुम समाज सुधारक बन गई हो। अपने पत्नी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देता है। तो उसकी पत्नी उसे रोकती है कि देखो, गाली मत दो, रात का समय है, बगल के मोहल्ले वाले, गांव वाले सब जग रहे हैं और ये अच्छी चीज नहीं है। ये सब जब रेखा को बर्दाश्त नहीं होता है और वो जान जाती है कि राम किशुन यानी कि उसका पति अब सुधरेगा नहीं, उसकी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो सीधा अपने मायके चली जाती है, अपने मायके में रहने लगती है। धीरे धीरे 10-15 दिन बीत जाता है, लेकिन उसके बेटे रामकरण की पढ़ाई उसने एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में अपने बेटे का दाखिला अपने गांव में ही करवा रखा था। तो उसका बेटा स्कूल जाता था और उसका बेटा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। तो उसका बेटा अपनी माँ के साथ मायके यानी कि अपने मामा के यहाँ नहीं गया था,
वो वहीं रह रहा था। रामकरण एक दिन सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो घर वालों को बताता है, यानी अपने बेटे को और अपने पिताजी को, कि पिताजी मैं यहीं कहीं काम से जा रहा हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं देखो जा तो रहे हो पर ठेके पर मत जाना शराब पीने के लिए। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जाते वक्त अपने बेटे रामकरण से कहता है कि बेटा मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, तो कपड़े वहीं रखे हैं, तुम कपड़ा उठा लेना और कपड़े की धुलाई कर देना। उसका बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं आप जाइए। अब राम किशुन सीधा अपना काम करने चला जाता है। शाम को 6 बजे जैसे ही वो घर आता है तो उसका बेटा रामकरण उससे कहता है कि पापा आज फिर आप शराब पी कर आए हो। राम किशुन अपने बेटे रामकरण से कहता है कि अब तक तेरी माँ समझाती थी, अब तू खुद मुझे समझाने लगा, तू भी समाज सुधारक हो गया है, तुमने कपड़े धुले कि नहीं। तो वो कहता है कि नहीं पापा मैंने कपड़े नहीं धुले, क्योंकि मुझे स्कूल से कुछ काम मिला था और मैं उस काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं कपड़े नहीं धुल पाया। अब वो बहुत तेजी से गुस्सा होता है, अपने बेटे रामकरण की वहीं पर रखे एक डंडे को उठाकर पिटाई करने लगता है। रामकरण काफी तेजी तेजी से चिल्लाता है कि पिताजी छोड़ दो, पापा छोड़ दो, बाबूजी छोड़ दो, लेकिन वो पूरी तरीके से नशे के गिरफ्त में था, वो नहीं मानता है, उसे लगातार मारता ही रहता है। और जब उसका बेटा रामकरण तेजी के साथ चिल्लाने लगता है, बगल में ही उसके पिताजी बाबूलाल लकड़ी के पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। वो सीधा कुल्हाड़ी अपने हाथों में लेकर नीचे पहुंचते हैं और सीधा आते हैं, जब देखते हैं कि नाती को बेटा बहुत तेजी तेजी से मार रहा है, क्योंकि नाती उनका बहुत प्रिय था, अपनी जान से बढ़कर अपने नाती को मानते थे। वो अपने बेटे राम किशुन को एक बार समझाते हैं कि राम किशुन ऐसा मत करो। बाबूलाल बुजुर्ग हो चुके थे, जब उन्हें कुछ नहीं सूझता है और वो देखते हैं कि उनका बेटा राम किशुन अपने बेटे रामकरण को मारकर ही दम लेगा, तब वो गुस्से में आ जाते हैं और कुल्हाड़ी उन्होंने जो हाथ में पकड़ रखी थी, उसी कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़कर अपने बेटे राम किशोर के ऊपर हत्थे की साइड से प्रहार कर देते हैं कि वो हत्था राम किशुन को लग जाए और राम किशुन अपने बेटे को मारना छोड़ दे। अब इत्तेफाक ऐसा था कि वो भी गुस्से में आ जाते हैं, यानी कि बाबूलाल भी गुस्से में आ जाते हैं और अचानक से हाथ से कुल्हाड़ी थोड़ी सी राम किशुन को लग जाती है। और जैसे ही राम किशुन के हाथ में कुल्हाड़ी लगती है और राम किशुन देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है, तो वो नशे में था, कुछ सोच समझ नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पिताजी उसे जान से मारना चाहते हैं और उसके बाद वो उसी कुल्हाड़ी को अपने पिताजी बाबूलाल से छीनता है और लगातार अपने पिताजी के ऊपर इतने वार करता है। अब जब उसके पिता मरणासन्न स्थिति में आ जाते हैं और खून बहुत ज्यादा बह जाता है, तब वो अपने पिताजी को छोड़कर नशे की स्थिति में गांव की तरफ भाग जाता है। अब उसका बेटा रामकरण लोगों से अपील करता है, मदद की गुहार करता है और आनन फानन में उसे मोहनलालगंज के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कुछ देर बाद ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रिफर कर देते हैं। अब उसे लखनऊ में एडमिट कराया जाता है। अब पैसे लगने शुरू हुए थे, इसलिए बाबूलाल का पोता रामकरण अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, छोटा था, नाबालिग था, कई लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। और इधर 24 घंटे बाद बाबूलाल जिंदगी की जंग हार जाते हैं। अब आप इस पूरी सच्ची कहानी से एक चीज समझ सकते हैं कि जहां पर एक पिता ने अपने बेटे के कृत्यों की वजह से हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, वहीं राम किशुन के नशे की आदत ने एक नहीं बल्कि चार चार जिंदगियों को, यानी कि पूरा परिवार ही गर्त की स्थिति में चला गया, पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप नशे से दूर रहें, नशे की लत से दूर रहें, नशेड़ी लोगों से दूर रहें। थी आज की कहानी। तो दोस्तों अब बारी है उन लोगों का नाम जिन लोगों का कमेंट, प्यार और सपोर्ट, आशीर्वाद हमें हमारी पिछली कहानी पर, पिछली वीडियो पर मिला था। तो उनके नाम हैं राशिद अली हैं लखनऊ से, चंदन कुमार यादव हैं अरवल बिहार से, नरेश डालमिया जी हैं भिवानी हरियाणा से, रंजीत कुमार जी हैं जो फिलहाल दुबई में रहते हैं, इनका कमेंट मिला था हमें, विनोद मिश्रा जी हैं जो अहमदाबाद गुजरात में अपनी नौकरी करते हैं, बलदेव सिंह हैं सामान मंडी पंजाब से, अनवर अली जी हैं उत्तर प्रदेश देवरिया से, राजेंद्र गर्ग जी हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से और अंशु मिश्रा हैं बांसी सिद्धार्थनगर से। तो आप लोगों का प्यारा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से,
किस शहर से देख रहे थे और आपका क्या नाम है और पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने जानने वालों तक शेयर जरूर कर दें। मिलता हूं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ परसों शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।